राइट। नेक्स्ट आपको पता है सीक्वेंस ये लूप चल रहा है, इन सेल्स को स्टोर करवाना है। आई थिंक इनको मैं ऐसे ही स्टोर करवा दूं, 3 4 K3 और नेक्स्ट 4 5 K4 होगा। और इसका रिजल्ट उसी तरह आप जस्ट एक ही गिवन है आपके पास मैट्रिक्स जिसमें आप ऑर्डर उठा रहे हैं, लास्ट 5 6, तो ये सारे रिजल्ट्स इधर आ गए और सारे केस इधर आ गए। अब नेक्स्ट डायगोनल आउटर लूप फिर एक इंक्रीमेंट होगा और उसका सेकेंड लूप नेक्स्ट इधर से चलेगा और इधर से चलने के बाद वो इसको सॉल्व। अब कितनी मैट्रिसेस आ जाएंगी आप, 1 3 3 3 मैट्रिसेस, यानी 1 3 मीन 1 2 3 A1 A2 A3, ये 2 4 यानी A2 A3 A4 रेंज आ रही है 2 और 4। इसमें अगर देखा जाए तो पहले 1 3 को कैलकुलेट करते हैं। अब 1 3 के लिए आप देखें, माइंड में रखिएगा यही ब्रैकेट है कि मैं जस्ट एक्सपेंड करूं, तीनों के की ऑप्शन इसके अंदर ही आपने एक्सप्लोर करनी है। तो शुरू में आ जाएगा 1 3 में k = 1 k = 2, दो वैल्यूज है k की, तो उसके लिए फॉर्मूले को रीराइट करें। और आपको पता है I1 है J3 वो फिक्स है, k वेरी होगा, पहले K1 के लिए फिर K2 के लिए। K1 के लिए देखते हैं, I1 है J3 माइंड में रखिएगा, 1 K1 के लिए 1 1, K2 J3 2 3 प्लस I1 है P0, K1 के लिए कर रहे हैं P1 और J3 है P3। तो ये आपका k = 1 के लिए फॉर्मूला रिप्रोड्यूस हुआ। सेकंड आपका K2 के लिए भी देखना है तो कॉमा लगाएं और सेकंड ऑप्शन क्या होगी, अब I1 है J3 है और K2 है, 1 2 2 से 3 3 प्लस I1 I और J तो माइंड में रखे ना, P0 K2 P2 J3 P3 नया रिजल्ट। अब दो रिजल्ट्स आपके सामने हैं, ये रिजल्ट 1 1 टेबल में बॉटम लेवल पे 0 स्टोर करवाए हुए हैं, माइंड में रखे ऑप्टिमल रिजल्ट एक मैट्रिक्स का 0 हो सकता था, वही है। 2 3 के केस में देखिए हम 2 3 पहले सॉल्व कर चुके हैं। जब पहले सॉल्व किया था एक ही ऑप्शन थी, ऑप्टिमल आंसर, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी के साथ साथ लेके जाऊंगा। तो इट मींस ये जो आप टेबल से रिजल्ट उठा रहे हो, इसको सॉल्व करने के लिए जो रिजल्ट उठा रहे हो ऑप्टिमल उठा रहे हो, यहां भी ऑप्टिमल रिजल्ट उठा रहे हो, इन दोनों की आगे मल्टीप्लीकेशन, रिजल्ट की मल्टीप्लीकेशन, वो ऑर्डर इधर मौजूद है, P0 P1 P3, इधर से उठाएं, आपके पास एक कैलकुलेशन आ जाएगी और उसको कहते हैं 7875। नेक्स्ट जो दूसरी ऑप्शन है जो k = 2 के लिए है, वो है 1 2 3 3 1 2 भी नीचे आपका स्टोर्ड है टेबल से, आप फेच कर रहे हो रिजल्ट। ये वो चीजें हैं जो डिवाइडेड कॉन्कर से बार बार नहीं है, ऑलरेडी स्टोर्ड है, फेच करेंगे 3 3 और उनके रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना, P0 P2 P3 इधर से पिक करें, इसका रिजल्ट आएगा 18,000। ये असल में हो क्या रहा है, ये आपको इस तरह की ऑब्जर्वेशन है, A1 A2 A3 तीन मैट्रिसेस है, आपका k = 1 ये था और उसका रिजल्ट ये वाला है और ये बना हुआ है ये वाला। दूसरी ऑप्शन है K2, ये K ये बनेगा। इसको अगर इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है, इस तरह सॉल्व करने का सिनेरियो ये, और उसमें मल्टीप्लिकेशन आ रही है 18,000। तो हमें चाहिए इनमें से बेस्ट आंसर। तीन को मल्टीप्लाई करना ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी, तो कौन सा बेस्ट है, ये वाला। तो मल्टीप्लिकेशन 1 3 में इसमें क्या आ जाएंगी 7 8 7 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वो ट्रैकिंग रख रहा है कि जब हम उन दोनों को दोनों पॉसिबल ऑप्शन से चेक कर लिया
तो करने में बेस्ट कौन सा आया था, k इक्वल टू 1 या k2 1, ये ट्रैकिंग ये रखेगा। अगर 2 का होता तो इधर 2 आना था। इट मीन्स ये मैसेज यहां से क्या जा रहा है कि 1 और 3 को सॉल्व करने में मिनिमम मल्टीप्लिकेशन कितनी है, यहां मिनिमम स्टोर करवानी है हमने, मिनिमम कितनी है और वो किस सीक्वेंस से मिनिमम बनी है। फॉलो किया पॉइंट को? तो असल में ये टेबल आपका इंपॉर्टेंट है, ये तो जस्ट आपकी कैलकुलेशन है। तो आप इस केस को अगर देखें, अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो गया है तो मैं इसको अब देखिएगा, ये S13 में आपने k इक्वल टू 1 ये स्टोर करवाना है, इधर आ जाएगा। दूसरी ऑप्शन चेक करते हैं, वो बाद में स्टोर कर लेंगे। 2 4 की डीकम्पोजिशन क्या होगी, 2 बल्कि k2 और k3 दो ही केस होंगे। इन दोनों को अगर लिखें तो ये वो k2 के लिए 2 3 4 और i तो आपका माइंड में रखिएगा, इस वक्त i 2 है और j 4 है। तो यहां पे p i माइनस 1 था, 2 माइनस 1 p1, k 2 है क्योंकि 2 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, p2 और j आपका 4 है। तो ये ऑर्डर बड़ा ख्याल से आपने लिखनी है। तो ये आपके पास k इक्वल टू 2 के लिए फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से जनरेट कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, k3, तो 2 से है ना, 2 3 4 4 प्लस i आपका 2 है, p1 p3 और p4। तो दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शंस को जब कैलकुलेट किया, एक की 6000 है, एक की 4000, तो मिनिमम कौन सी है ये, तो वहां पे मिनिमम मल्टीप्लिकेशन, और इसमें k कौन सा है, ये 2 है, ये 3 है, तो मिनिमम कौन सी, 3, k इक्वल टू 3। तो ये ऐसी है कि हमें ये दे रहा है कि ये जो था A2 A3 A4, तो इसमें ये बेस्ट आंसर k इक्वल टू 3 है। और दोनों को चेक कर रहे हैं, माइंड में रखिएगा, ऑल पॉसिबल ऑप्शंस को चेक करके, जंप नहीं कर रहे, चीजों को चेक करके फिर हम स्टोर करवा रहे हैं। इसका अब मैं जरा, अगर आपको समझ आ गया तो इसको हम आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे ये आपके पास आ गया रिजल्ट k इक्वल टू 1 पे। दूसरा अभी जो रिजल्ट हमने देखा, मल्टीप्लिकेशन ये है और k इक्वल टू 3। सिमिलरली आप अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। 3 3 मैट्रिसेस हैं, सिर्फ आपने यही ट्रैकिंग रखनी है, k इक्वल टू 3 k इक्वल टू 4, दो केस होंगे और उनमें से जो बेस्ट होगा वो आपके सामने है। तो मैं इसको ऐसे स्टोर कर देता हूं। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा सा जंप लिया है। अगर इस केस को देखें, इस केस के अंदर मैं डायरेक्ट आंसर लिखना है, A1 A2 A3 A4, यही बनेगा 1 और 4। तो इसके अंदर ऑप्शन होगी k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 3। तीनों ऑप्शंस को देख के उस, अच्छा माइंड में रखिएगा, चलो मैं लिख देता हूं, एक कर लेते हैं, बाकी आज स्टोर कर देंगे। ये है, आपने ये लिया, दूसरी ऑप्शन ये बनेगी और तीसरी ऑप्शन ये बनेगी। तो माइंड में रखें, जब हम ये ऑप्शन कर रहे होंगे उस वक्त 2 3 फिर चेन है, लेकिन ये चेन पहले 3 3 2 2 मैट्रिसेस की हम सॉल्व कर चुके हैं। और माइंड में रखें, ये जो आंसर हम सॉल्व कर चुके हैं और उसमें ऑप्टिमल आंसर स्टोर करवाया हुआ है। तो अब मैं कह सकता हूं, जब मैं अपर लेवल पे नीचे से रिजल्ट उठा रहा हूं तो सारे रिजल्ट ऑप्टिमल उठा रहा हूं। तो प्रिंसिपल ऑप्टिमैलिटी क्या होती है, ये प्रॉब्लम जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, इस प्रॉब्लम के अंदर जितने भी सब प्रॉब्लम है, उन सब प्रॉब्लम्स के जो रिजल्ट्स हैं, मैंने ऑप्टिमल ही अगर इधर यूज कर रहा हूं, और फिर जब ये सारे ऑप्टिमल रिजल्ट उठा के मैं एक सिनेरियो बनाता हूं कि 4 आंसर्स हैं और उन 4 आंसर्स में से कौन सा बेस्ट है वो तो मुझे नजर ही आ रहा होगा, तो वो उठा लेना।
तो आप देखें जब भी किसी चीज की कैलकुलेशन हो रही है, जितनी भी मैट्रिक्स को, तो मैं उन सबको, ये तीनों को एक्सप्लोर कर रहा हूं और उन तीनों के अंदर जो सब प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले से स्टोर कर चुका हूं और टेबल से ऑप्टिमल रिजल्ट को फैच कर रहा हूं, क्योंकि उनकी मिनिमम ऑप्शन अपने लेवल पे चेक करके मैंने स्टोर करवाई थी, उनका के भी स्टोर करवाया हुआ। तो मुझे जब रिजल्ट्स मिलेंगे तो 3 रिजल्ट मिलेंगे, उनमें मैं ऑप्टिमम रिजल्ट इधर उठा लूंगा। अब इसको देखिए 2, 5 3 ऑप्शंस होंगी, K2, K3, K4, उनमें से एक बेस्ट, जो भी चीजें सब प्रॉब्लम यूज होंगे वो नीचे से मिलेंगे और बेस्ट आंसर इधर आ जाएगा और उसका रिस्पेक्टिव के इधर आ जाएगा। फिर इसको देखें 3, 6, तो 3, 6 में क्या होगा, A3, A4, A5 और उनके K3, K4, K5 इसके लिए केसेस होंगे और उसके अंदर जो सब प्रॉब्लम रिजल्ट चाहिए होंगे वो नीचे ऑप्टिमल फैच करेंगे। तो कहीं भी ऐसा आपको नहीं नजर आएगा कि एक सब प्रॉब्लम आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और नीचे रिजल्ट कहीं कंप्रोमाइज सोल्यूशन है। नो, आप बॉटम अप अप्रोच आपको ये गारंटी दे रही है कि आप चल ही बेस केसेस से, ऑल पॉसिबल बेस केसेस लेके फिर ऑल पॉसिबल 2 मैट्रिसेस के रिजल्ट स्टोर करें, फिर ऑल पॉसिबल 3 मैट्रिसेस। तो जब भी आपको इस किसी भी रिजल्ट को देख रहे होंगे, उसके सारे रिजल्ट जो उसके अंदर यूज होने हैं वो पहले से सॉल्व होके टेबल में ऑप्टिमल वे में स्टोर हो चुके होंगे। तो इस तरह से जब आप यहां पे पहुंचेंगे तो आप देखें कितने केसेस हो जाएंगे, 1, 6, ये आपका एक्चुअल प्रॉब्लम, ये सेल में पूरे प्रॉब्लम जो 6 मैट्रिसेस का रिजल्ट स्टोर होने, और वो कैसे होगा, K = 1, K2, K3, K4, K5 5 केसेस होंगे और उन 5 केसेस में जितने भी सब प्रॉब्लम होंगे उनके रिजल्ट्स नीचे पड़े हुए हैं, वही यूज करने हैं। और उनमें से 5 में से जो कैलकुलेट होके बेस्ट आएगा वो हमें नजर आ जाएगा कौन सा है। फर्ज करें ये 5 केसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ये रिजल्ट, और इनमें फर्ज करें ये मिनिमम है, इसको तो आप उधर स्टोर करवा दोगे। और के कौन सा होगा, 4 के आप इस रिस्पेक्टिव सेल में, अगर ये सिनेरियो बनते हैं। तो खैर इसमें जो कैलकुलेशंस करने के बाद जो टेबल स्टोर होता है उसकी तरफ आ जाते हैं ताकि हमने सोल्यूशन भी प्रिंट करना। ये सारे रिजल्ट्स मैंने स्टोर कर दिए। अब आप देखें ये मिनिमम मल्टीप्लिकेशन है और k = 3 इसके लिए। तो एक्चुअली हर एक प्रॉब्लम के रेस्पेक्टिव, यहाँ ये मतलब नहीं है, ये जो रिजल्ट्स पड़े हुए हैं हर स्मॉलर प्रॉब्लम के केस पड़े हुए हैं। हमें कौन सा चाहिए वो डिपेंड करता है, वो हम देखना चाहेंगे कि हमारे प्रॉब्लम के लिए कौन सा है। अदरवाइज मैं हर एक में को ऑब्जर्व कर सकूं। फर्स्ट करें मैं फिंगर इधर रखता हूं, क्या है 2, 4, मैं नीचे जाके देख सकता हूं अगर 2, 4 को मल्टीप्लाई करना हो, यानी 2, 3, 2, 4, 2, 3, 4 को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो उस केस में 3 पे ही डिवाइडर है। तो इसका मतलब है जितने सब प्रॉब्लम है ये सारे सब प्रॉब्लम्स पड़े हुए हैं और सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो के डिवीजन है, डिवीजन इधर पड़ी हुई है। इस सारी इंफॉर्मेशन में हम सॉल्यूशन कैसे प्रिंट करेंगे जरा देखिएगा। हमें अब सॉल्यूशन, ये थर्ड स्टेप है। पहला स्टेप क्या था डायनेमिक का, आपने वो फॉर्मूला डिजाइन करना था जिसको मैंने कहा था एस्टेब्लिश करना है रिकर्सिव प्रॉपर्टी। सेकंड स्टेप क्या था, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यूज, वो हमने वैल्यूज सॉल्व करते ये भी बना ली। ये कंप्यूटेशन थी दोनों टेबल की, ये आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटेशन कंप्लीट हो गई। और थर्ड स्टेप क्या है, आपने सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए आपको सिर्फ ये टेबल चाहिए। अब देखिएगा सॉल्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। 6 मैट्रिसेस है, सॉल्यूशन क्या देना था आपने, वो कौन सी सीक्वेंस है जिसमें आंसर मिनिमम आएगा, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहला प्रॉब्लम 1, 6, हमने उस टेबल में बोला कौन से सेल में जाना है, 1, 6 में। 1, 6 क्या कह रहा है, 1, 6 कह रहा है डिवीजन कहां पे होनी चाहिए, 3 पे। 3 डिवाइडर आगे ब्रैकेटिंग कर दें इसको। अब जब ब्रैकेटिंग कर दी, 2 सब प्रॉब्लम फिर मिल रहे हैं। 1, 3 हमारे टेबल में तो हर सब प्रॉब्लम का डिवाइडर बड़ा हुआ है,
ये तो ये नहीं हो सकता इधर कोई आए प्रॉब्लम और नीचे उसका डिवाइडर ना हो। तो मुझे अब 1 3 का भी डिवाइडर देखना है और 4 5 का भी डिवाइडर देखना है, और हमने हर एक को सॉल्व करते हुए उसका मिनिमम आंसर और डिवाइडर रखा। तो 1 3 में जाके देखिए, ये 1 3 को देख लें, 1 पड़ा हुआ है, इट मीन ये उस सब प्रॉब्लम का डिवाइडर है, उसको ब्रैकेटिंग कर दें, यानी डिवाइडर का मतलब है ये अलग सॉल्व होंगी और उनके रिजल्ट इसके साथ सॉल्व होगा, यही मतलब है ना। और अब किसकी तरफ आएंगे, राइट, क्योंकि इसका भी डिवाइडर चाहिए, इसकी बात है। और ये है 4 6 ये पड़ा हुआ है, और 4 6 में क्या स्टोर है 5, इट मींस इसका डिवाइडर क्या है, और ये ब्रैकेटिंग क्या होंगी, ये आपके पास आंसर मिल गया कि ये पॉसिबल सीक्वेंस है। अब देखें इसने जो डिवीजन बताई है वो इतनी एक्यूरेट है क्योंकि हमने असल में हमने क्या किया, हर छोटे से छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ऑप्टिमल आंसर डिवाइडर कॉपी कर लिया होगा। तो 1 6 के लिए प्रॉब्लम, ये 1 6 के लिए दे रहा है। अगर आप इस प्रॉब्लम को छोटा कर देंगे, यानी 6 मैट्रिक्स के लिए मैं कहता हूं नहीं मुझे इसी डेटा के साथ ये आंसर चाहिए, ये भी बड़ा हुआ है। अब 1 4 से शुरू कर लें और डिवाइड करते हुए पहुंच जाए। मैं थोड़ा सा ट्रेलर देख लेते हैं इसका। फर्स्ट करें ये प्रॉब्लम है 1 4 3, ये डिवाइडर 1 3 1, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपके लिए ना सिर्फ ये 1 6 का बल्कि उसी डेटा के साथ ये, हाँ अगर आपके 6 मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर चेंज कर दूं सारा कुछ नए सिरे से करना पड़ेगा। क्यों, सारी कंप्यूटेशंस नए सिरे से करनी पड़ेगी ना, कि अब मल्टीप्लिकेशन किस सीक्वेंस से आएंगे। आई होप आपको तीनों स्टेप्स अंडरस्टैंड हो गए होंगे। आपने स्टैब्लिश करनी है रिकर्सिव प्रॉपर्टी, फिर कंप्यूटेशन वैल्यू कंप्यूट करनी है, और लास्ट पे सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट। और आपको पता चलेगा ये जो टेबल है जो साथ हम बना रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी ने आपको सोल्यूशन कंस्ट्रक्शन में हेल्प करनी है। और इसकी कॉस्ट क्या होगी, अभी जो मैंने आपको कंप्यूटेशन करके दी है वही कॉस्ट हम लेंगे ना, ये तो पैरेलल हम ले सकते हैं सोल्यूशन प्रिंटिंग। वो क्या थी, 3 लूप के साथ ये सारा काम हो सकता है। एक डायगोनल का लूप, डायगोनल अप ऐसे चलेगा, और एक उसके अंदर सेल्स, और हर सेल के अंदर 4 मैट्रिसेस हैं, तो K वेरी कर रहे हैं ना, K1 K2 K3, वो 3 लूप के साथ ये प्रॉब्लम डायनेमिकली सॉल्व हो गया।